भारतीय जनता पार्टी में होते हुए सच में आपका प्रशांत किशोर से ये प्रेम जागा? कैसे रहा ये सब कुछ? देखिए, हम लोग ऐसे भी जब से राजनीति का शुरुआत हमने किया है तो इस किस्म के कंट्रोवर्सी हम पे उठते रहे। आपको क्या लगता है जो अब तक की बिहार में पॉलिटिकल पार्टी रही, जनता दल यूनाइटेड, उसके बाद लालू प्रसाद की पार्टी, उससे पहले भी समता पार्टी, तमाम पार्टियां रही, उस पार्टी से प्रशांत किशोर कैसे अलग है? देखिए, समाजवाद का नाम लेके लोग आए और आ गए, तब जातिवाद पे भी नहीं रुके लोग। जातिवाद पे भी रुक जाते तो एक बात थी। दलित चीफ मिनिस्टर को लेकर के जब सवाल उठता है, अब दलित राजनीति पे इतना बड़ा काम है आपका, अभी देश में कोई दलित चीफ मिनिस्टर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तो इतनी सरकारें नहीं है राज्य में, तो इस बात की कमी आपको महसूस होती है? नहीं, बिल्कुल कमी अनुभव होती है। समाज में वह वर्ग जिसपे इल्जाम है छुआछूत करने का, उस वर्ग में इतने प्रोग्रेसिव लोग हो गए हैं, वो खुद आगे आकर के घोड़ी चढ़ने का अलाउ करते हैं, समर्थन करते हैं। उस लोग वो खुद आकर के किसी के मुझ का सम्मान करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं ऐसे लोगों को। जैसे ही रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं, कार्यकाल पूरा करते हैं, सरकार चली जाती है भारतीय जनता पार्टी, आ जाते हैं हेमंत सोरेन, वो राजनीतिक चेतना आप मानते हैं कि एसटी समुदाय में एससी से ज्यादा है? बिल्कुल, मैं सहमत इस बात से हूँ। हम बैकवर्ड्स की तरह नहीं है। बैकवर्ड्स को लैंडेड क्लास है। वो ओबीसी इस देश में जो है वो लैंडेड, उसके पास जमीन है, उसके पास अपना स्किल है, कौशल उसके पास में जो नहीं है, हम लोग को इस चीज को नहीं है। इसलिए हमारा जो बंटवारा हो उस ढंग से ना हो कि सब बैकवर्ड का बंटवारा हो। 2025 में नीतीश कुमार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को कितने खुले मन से स्वीकार? हमारे नेता लगातार कह रहे हैं कि नीतीश हमारे नेता है, लगातार कह रहे हैं। मैं तो आज से 7-8 साल पहले से कहता रहा हूँ कि नीतीश जी आइए, पुनः रेल मंत्री बन जाइए आप केंद्र में। आप बुला रहे हैं? हाँ, हम तो लगातार कर रहे हैं। मैं 7-8 साल से मैं कर रहा हूँ लगातार। मुझे पार्टी के लोगों ने डांटा ही मुझे। बहुत लोग हैं। तेजस्वी यादव कैसे नेता लगते हैं? एक लाइन। तेजस्वी यादव, मैं बता दूं आपसे कि लालू यादव की पॉलिटिक्स को तेजस्वी ने थाम लिया। चिराग पासवान अगर उसको बीजेपी का समर्थन ना मिले तो एक एमएलए नहीं जीत पाएगा वो। कन्हैया कुमार तो बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी में है, अच्छा वक्ता है निस्संदेह से। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देश में एक ऐसे समय में जब दलित राजनीति उफान पर है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, दलित राजनीति को लेकर काफी सेंसिटिव है। वो चाहते हैं कि दलित वोट बैंक उनके साथ जुड़े, और ऐसे में एक और पार्टी बिहार में आती है, जनस्वराज। प्रशांत किशोर इस पार्टी के कर्ता धर्ता होते हैं और पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष देते हैं वो भी दलित समाज से। बिहार के साथ साथ देश में दलित राजनीति का अब तक कितना उत्थान हुआ, दलितों की राजनीतिक स्थिति क्या है, उनका राजनीतिक वजूद क्या है, इन तमाम मुद्दों पर, और खासकर 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दलितों की क्या स्थिति रहेगी, उनके राजनीतिक उत्थान के लिए कौन सी पार्टियां आगे आएगी और किस पर दलित अपना भरोसा जताएंगे, इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। एक ऐसे शख्स से जो अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में मंत्री रहे, कई विभागों को संभाला, और बिहार के चर्चित दलित चेहरा, दलित स्कॉलर हमारे साथ हैं। हम स्वागत करेंगे बिहार तक स्टूडियो में डॉक्टर संजय पासवान का। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत कर लेते हुए, हाल में प्रशांत किशोर ने पटना में एक रैली की, पार्टी का गठन किया, सोशल मीडिया पर खूब खबरें चली कि संजय पासवान भी पहुंच गए थे देखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी में होते हुए सच में आपका प्रशांत किशोर से ये प्रेम जागा? कैसे रहा ये सब कुछ? देखिए, हम लोग ऐसे भी जब से राजनीति का शुरुआत हमने किया है तो इस किस्म के कंट्रोवर्सी हम पे उठते रहे हैं। कुछ बातों पे मैं मानता हूं कि जब माइंड और हार्ट, जब दोनों में द्वंद्व होता है, तो मैं माइंड के बजाय हार्ट को ज़्यादा तरजीह देता हूं। इसीलिए मुझे लगा कि प्रशांत किशोर जी ने जो पिछले 2 साल में मैं देख रहा हूँ, जो लोग उनसे जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति में कुछ दमखम है। और भले ही मैं पार्टी उनका ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं भाजपा में था, भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूँगा, मगर मुझे लगा कि देखना चाहिए। तो मैं लगभग 1 किलोमीटर पैदल चल के मैं उस दिन पटना में 2 अक्टूबर को मैं गया और देखा। एक तो मैंने देखा कि बड़े शालीन क्राउड था वो,
एक कहते हैं ना अनुशासित भीड़ थी, ये मुझे अच्छा लगा। अनुशासित भीड़ भीड़ बड़ी अनुशासित थी, हम्म, तो हमें चलने में अच्छा लगा। और भोजन सबको मिल रहा था। जनरली होता क्या है कि भोजन के लिए भी खूब तो उपद्रव होता है, इस टाइप से है। भोजन सबको मिल रहा था, ये भी मुझे अच्छा लगा, बल्कि भोजन सरप्लस ही था ये। और तीसरा, मैं अंदर गया तो जहाँ से भाषण में सुन सकता था सुना, तो कई लोगों का मैं भाषण सुना। फिर अंत में इनका बोला जाना था प्रशांत जी का, तो मैंने कहा उनको भी सुन ही लूँ। तो मुझे उनको सुनना भी अच्छा लगा, मुझे और सुन करके अच्छा लगा जो बातें थी। और मुझे लगा कि बिहार में जो एक बदलाव, राजनीतिक बदलाव, एक राजनीतिक प्रयोग हो रहा है, वह प्रयोग देश में भी कल हो सकता है। इसलिए हमने प्रशांत किशोर को इस रूप में देखा है कि एक बिहार का नौजवान लड़का जो इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट रहा है और कमर्शियली काम करता रहा है, अगर पॉलिटिकली कुछ काम कर रहा है तो उसका मनोबल बढ़े, या उसके लोगों का मनोबल भी बढ़े। मुलाकात हुई थी क्या प्रशांत किशोर से? मुलाकात उसके नेक्स्ट डे मैं खुद गया था। अच्छा, आप प्रशांत किशोर से मिलने गए? ये भी चर्चा में नहीं है, लेकिन मैं खुद मिलने गया था उनसे और मैंने बधाई दिया, उनको आशीर्वाद दिया हमने। और हमने कहा कि साहब आपको सीता का आशीर्वाद मिले, क्योंकि मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ सीता के लेकर के। क्योंकि राम का लला, राम लला अयोध्या के हैं, तो हम लोग जहाँ के रहने वाले मिथिला के हैं, सीता लल्ली हम लोग की है। तो मैंने गमछा बनाया है पीले रंग का, जा करके मैंने उनको दिया कि साहब आपको शुभकामना है। मैं पार्टी में आपके नहीं आ रहा हूँ, लेकिन सिंबॉलिक तो है प्रशांत किशोर का जो पार्टी का कलर है। हाँ, ये मुझे अच्छा लगा कि मेरा कलर, ये कलर पिछले 10 साल से मैं रख रहा हूँ अपने कंधे पे। मैं 10 साल से, आप पूछ लेंगे किसी से भी अपने वहाँ के लोगों से, लेकिन ये सिंबॉलिक इसलिए, पीला कलर एनर्जी का कलर है, ऊर्जा का कलर है, सूरज का कलर है, छठी मैया का कलर है, और सीता का कलर है। मतलब हम सब लोग सीता जगदम्बा कन्या पक्ष के लोग हैं, हम लोग कन्या पक्ष। इसे पीला रंग को उन्होंने अपनाया है, भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन तो मैंने उनका आशीर्वाद दिया उनको, मैंने कि आप अच्छा करें। सवाल ये है सर कि प्रशांत किशोर, अच्छा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी लेकर के आए हैं और लोगों को उम्मीद है, लेकिन आपको क्या लगता है जो अब तक की बिहार में पॉलिटिकल पार्टी रही, जनता दल यूनाइटेड, उसके बाद लालू प्रसाद की पार्टी, उससे पहले भी समता पार्टी, तमाम पार्टियां रही, उस पार्टी से प्रशांत किशोर कैसे अलग है? देखिए, समाजवाद का नाम लेके लोग आए और आ गए, मतलब जातिवाद पे भी नहीं रुके लोग। जातिवाद पे भी रुक जाते तो एक बात थी, परिवारवाद पे आ गए। ये किसको पसंद होगा? या हम सब लोग भी जो बात करते हैं, हम सब लोग बात करते हैं जिस ढंग का राष्ट्रवाद की बात हमारी पार्टी करती है, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के हम सब लोग जिस ढंग का करते हैं, अब हम लोग सनातनी हैं, हम तनातनी नहीं हैं। तो तनातनी जहां से भी जो भी क्रिएट करे, कोई समाज करे, उस समाज को कंडेम करना चाहिए, भर्त्सना करना चाहिए। इसलिए हम सब लोग सनातनी हैं, तो इसलिए कहें कि भाई तनातनी को खत्म करें, हम सब लोग, द्वंद्व खत्म हो, ये आवश्यक है। ये संदेश आप अपनी पार्टी को भी दे रहे हैं? इसलिए बिल्कुल मैं पार्टी को भी दे रहा हूं। और तो हम लोग तनातनी, चाहे जाति के बीच में हो, चाहे धर्म के बीच में हो, चाहे क्षेत्र के बीच में हो, चाहे भाषा के बीच में हो, कोई तनातनी, राजनीति का मकसद यही है कि हम तनातनी खत्म करें, जातीय द्वंद्व को, धार्मिक द्वंद्व को, भाषाई द्वंद्व को और क्षेत्रीय द्वंद्व को खत्म हो, ये हम प्रयास करना चाहिए। और पॉलिटिक्स का एक मेजर काम यही है, यही क्या है। तमाम पार्टियों से आप होकर के आए, भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन दलित चीफ मिनिस्टर को लेकर के जब सवाल उठता है, अब दलित राजनीति पे इतना बड़ा काम है आपका, अभी देश पे कोई दलित चीफ मिनिस्टर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तो इतनी सरकारें नहीं राज्य में, तो इस बात की कमी आपको महसूस होती है? नहीं, बिल्कुल कमी अनुभव होती है, लेकिन आप देख लें कि देश में अब डॉक्टर अंबेडकर से शुरू होता है इंडियन पॉलिटिक्स का आधार, फिर वो भीमराव अंबेडकर जी के बाद से बाबू जगजीवन राम पे आता है, के.आर. नारायणन पे आता है, कांसी नाम पे आता है। मैं मानता हूँ कि ये चारों स्तंभ रहे हैं, दलित पॉलिटिक्स के चारों स्तंभ हैं, चारों का अपना अपना रोल है, चारों का रोल अपना है। आप देख लें, डॉक्टर अंबेडकर ने सोशल डेमोक्रेसी की बात की और उन्होंने, मतलब एक होता है ना कि पावर पॉलिटिक्स से बाहर रह करके भी पार्टी पॉलिटिक्स को उन्होंने प्रभावित किया। बहुत कम दिन रहे मिनिस्टर और बहुत कम दिन एमपी रहे हुआ, इसलिए मैं मानता हूं कि पावर पॉलिटिक्स से अलग रह करके उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स तो किया। जगजीवन राम जी पावर पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिक्स दोनों में रह करके उन्होंने समाज का काम किया। कांसी राम जी ने तो बड़ा योगदान दिया, उन्होंने एक महिला, दलित महिला को मुख्यमंत्री बना दिया, बहुत बड़ी बात ये। के.आर. नारायण साहब, आप लोग की तरह मीडिया में थे, पहले मीडिया में थे, IFS थे, राजदूत थे,
और बड़े प्रोफेसर थे वो, और उन्होंने एक मतलब एक बौद्धिक राजनीति का उन्होंने किया कि दलित में भी थॉट बैंक है। आप देखेंगे कि के आर नारायण का जो प्रेसिडेंट का उनका पीरियड रहा है, उस प्रेसिडेंट पीरियड में उनके अद्भुत कुछ उनके हस्तक्षेप थे, उनका इंटरवेंशन, चाहे पीएम का स्टेटमेंट हो या गवर्नमेंट का ओपिनियन रहा हो, उनका रहा। ये चार मानता हूं कि चारों आधार हैं दलित पॉलिटिक्स के। मुझे लगता है कि इन चार के बाद से जो उनका चारों की विरासत थी, उस विरासत को इंडियन दलित पॉलिटिशियन बहुत आगे नहीं ले जा सका। ये चिंता की बात है, ये विडंबना भी है, और मैं स्वीकार करता है कि हम सब लोग भी पावर पॉलिटिक्स में ज्यादा रह गए, पार्टी पॉलिटिक्स में कम रहे हम सब लोग। इसलिए ये चिंता की बात है। एक इस पे सीधा सीधा बिहार पे आते हैं। सामाजिक परिवर्तन का दौर 90 का वो दौर था, जिस भी पार्टियों का उठान हुआ, समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी को लेकर के, लेकिन उन सब में ये देखा गया कि उनकी जाति का डोमिनेंस ज्यादा रहा, दलित पिछड़ते चले गए। मतलब अगर लालू प्रसाद की पार्टी में बात करें, लालू प्रसाद चीफ मिनिस्टर बनेंगे, राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनेगी, नेक्स्ट जनरेशन में तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बनेंगे अगर उनको सत्ता मिलती है तो। दूसरी तरफ अगर आ जाए नीतीश कुमार की पार्टी, जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं सर, उनके जो बड़े फेसेस हैं उनमें अगर दलित चेहरा नहीं है तो दलित उत्थान तो सिर्फ किताबी बातें रह जाती है वहां पर। देखिए, जो कहते हैं ना कि भागीदारी और प्रतिनिधित्व, वोट तो सबको चाहिए। हाँ, वोट चाहिए सबको। तो उसी वोट में क्या होता है कि कौन सा वोट बैंक अपना हिसाब किताब ज्यादा कर लेता है, ज्यादा ले लेता है, ये डिपेंड करता है। देखिए, बिहार में ही नहीं, देश भर में सवर्णों से राजनीति खिसक चुकी है, देश भर में। जो सवर्ण समाज, सो कॉल्ड के सवर्ण समाज जो होते हैं, जैसे हम मानते हैं कि हरियाणा में जाटों से राजनीति खिसक गई, तो हरियाणा में सवर्ण समाज मानते हैं कि जाट ही है वहाँ पे स्टेट में जो डोमिनेंट कास्ट है वह। कुल मिलाकर के मराठे से भी बाहर निकल गए वहाँ पे जब फडणवीस हो गए। महाराष्ट्र में आप देखा आपने, फडणवीस ब्राह्मण है। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ जो हरियाणा में इसलिए कह रहा हूँ कि जाटों से खिसक के चला गया, मतलब कि पंजाबी भी चला गया। अब ये अलग बात है कि साहब पुनः जाट वहाँ सीएम बन जाएंगे, संजोग की बात है। तो मोटामोटी जो मेन स्ट्रीम कास्ट है, जो डोमिनेंट कास्ट है, उस डोमिनेंट कास्ट को चैलेंज तो दिया, इस पे डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स ने चैलेंज तो किया है, और चैलेंज करना लाजमी भी था। थोड़ा देर से ही सही परिवारवाद पे हमले होने शुरू हो गए हैं। और ऐसा नहीं, परिवारवाद पे सब जगह परिवार है, हमारी पार्टी में भी परिवार के लोग सब हैं। हमारा बेटा ही खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता है। पार्टी नहीं, मतलब वो तो चलिए राष्ट्रीय प्रवक्ता है, लेकिन जैसे मंत्री बना दिए जाते हैं, संगठन में अचानक बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। आप मानते हैं कि आपकी पार्टी में भी परिवारवाद है उस तरह से? मतलब थोड़ा कम विजिबल है, छोटी पार्टी में थोड़ा ज्यादा विजिबल है। वहां तो ऑप्शन नहीं। हाँ, छोटी पार्टी में ऑप्शंस भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन अगर है भी तो परिवार फर्स्ट है, परिवार फर्स्ट है। तो उसमें आप ये बात चिराग पासवान को भी कहेंगे? परिवार फर्स्ट है। आप देखिए ना, भाई बेचारे हट गए। और आप देखिए कि जो भाई रामविलास जी के लिए सब कुछ थे, पशुपति कुमार पारस जी, वो कहीं नहीं बेचारे हैं, वो हाशिए पे है। बेटा कोई परिवार में भी जो अपनी प्रोजेनी है, जो अपना संतान है, भाई तक को अलग कर दिया। इसलिए इस तरह का जो हो रहा है, मतलब कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक डीप ढंग से, डीप फैमिली का जो चल रहा है मामला, उसके खिलाफ तो आवाज उठना ही चाहिए। तो सिर्फ एक परिवार कारण तो नहीं हो सकता ना सर। मैं, आप चूंकि किताब लिख चुके हैं, दलितों के उत्थान पे आप काम कर रहे हैं, सिर्फ एक कारण परिवारवाद तो नहीं हो सकता कि दलित राजनीति हाशिए पे है। बिहार ने 3 चीफ मिनिस्टर दलित दिए, देश भर में आज तक 8 हुए सर, आप बेहतर जानते हैं। जीतन राम मांझी का कार्यकाल अभी छोड़ दिया जाए तो लंबे समय से 18 से 19% वोट बैंक है। अन्य पिछड़ी जातियां, उनका प्रतिनिधित्व तो दिखता है, लेकिन नहीं दिखता। मांझी बनते हैं और जैसे ही मांझी अपना फैसला लेना शुरू करते हैं, 10 महीने में उनका कार्यकाल खत्म कर दिया जाता है। देखिए, ये बिल्कुल आपने स्टॉप गैप एडजस्टमेंट के नाते, जो भी चाहे हमारे भोला पासवान शास्त्री जी मुख्यमंत्री बने या रामचंद्र दास जी मुख्यमंत्री बने, तो ये अब भोला पासवान शास्त्री बनते हैं मुख्यमंत्री, तो वह दौर था हमारे यहाँ जो भूमिहारों का और राजपूतों का जो लड़ाई था, उस दौर में एक ग्रुप ने, भूमिहारों ग्रुप ने भोला पासवान शास्त्री को बना दिया चीफ मिनिस्टर। दूसरा दौर था जब लड़ाई हो गया कि साहब बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई हुई, उस लड़ाई में ये बन गए रामचंद्र दास जी बन गए, कर्पूरी ठाकुर घटाकर। हाँ, तो ये था बैकवर्ड फॉरवर्ड। उस समय मतलब कि फॉरवर्ड्स में ही हुआ लड़ाई, ऐसे में हो गया कि बैकवर्ड फॉरवर्ड हो गया। फिर तीसरी बार जो बने हैं ये, जब उनके पार्टी के अंदर में कुछ ये हुआ, परेशानियां हुई इनको, नीतीश कुमार जी को, तब उनको बना के फिर पार्टी बची, उनकी पार्टी को बचाई गई।
लेकिन मैं मानता हूं कि इन तीनों में मैं मानता हूं कि बड़ा एक अच्छा पीरियड था मांझी जी का, जिसको देखा भी हम सब लोगों ने। और मांझी के पीरियड में तो जो उनके निर्णय हुए, जो उनके डिसीजन हुए, वो बड़े बोल्ड डिसीजन किया उन्होंने। इसीलिए तो हटा हाँ, दिया गया बिल्कुल ना। बिल्कुल बड़े बोल्ड डिसीजन हुए। इसलिए अब हम लोग के बाकी दोनों तो मतलब बेचारे स्वयं से इस्तीफा करके हट गए थे। अब भोलापन शास्त्री के बारे में कहते हैं लोग कि उनके मंत्री पे कोई इल्जाम लगा किसी से कुछ करप्शन का, तो उन्होंने टेलीफोन से ही इस्तीफा कर दिया। तो कितने मोरल वाले आदमी सब ये लोग थे, उन्होंने उस पर इस्तीफा कर दिया। उसी ढंग से इनका भी हुआ कि बहुत एग्जर्ट नहीं किया रामचंद्र दास जी ने, लेकिन इस आदमी ने एग्जर्ट किया, लगे रहे और बड़े बड़े डिसीजन हुए। जैसे ठेकेदारी में आरक्षण की बात उन्होंने किया, बड़ी बात थी, बड़ी बात कि ठेकेदार भी बने, दलित समाज लोग ठेकेदार ही बने। मुख्यमंत्री तो बात की चीज है, ठेकेदार ही बने और उन तमाम चीजों में लाभ हो, जो लाभकारी काम सरकार कर रही है उसमें हिस्सा मिले, ये प्रयास किया उन्होंने। उनसे पहले हालांकि मायावती ने किया था यूपी में। तो मतलब ये कि मायावती को पार्टी था, संगठन था, एक बड़ा DS4 था उनको, और बहुजन पार्टी का संगठन अपना था, लेकिन इनका वो संगठन ढांचा नहीं था। ढांचा होता तो ये शायद सर्वाइव करते। तो कुल मिला के ये तीनों जो बनते हैं कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट और एक विषम राजनीतिक परिस्थिति के बीच में बनते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि जैसे कर्पूरी ठाकुर जी जो बने CM, मैं मानता हूँ कर्पूरी ठाकुर जी बिल्कुल वो एक सामाजिक ताकत के साथ उन्होंने राजनीतिक ताकत भी हासिल किया। उनकी ओरेटरी भी थी, उनका अपना तौर तरीका भी था, उनका संगठन भी था। इसलिए पूरे बिहार में हम मानते हैं कि अगर बैकवर्ड दलित में से राजनीति देखा जाएगा तो कर्पूरी जी की पॉलिटिक्स बिल्कुल ऑर्गेनिक पॉलिटिक्स थी वो। मतलब किसी पे डिपेंडेंट, स्वावलंबी था वो परावलंबी नहीं था। प्रॉब्लम नहीं। बाकी तीनों फेज जो था वो परावलंबी फेज था तीनों का, इसलिए बहुत कुछ कर नहीं सके। लेकिन आपने एक ठेकेदारी का जिक्र किया, ऐसे से एक सवाल बनता है कि जो भी दलित पॉलिटिशियन हैं अभी बिहार में, वो भी जब मेन स्ट्रीम में आते हैं तो उनके लिए परिवार फर्स्ट हो जाता है। चाहे आप देखिए जितन राम मांझी, संतोष सुमन, अशोक चौधरी, सांभवी चौधरी, कई ऐसे पॉलिटिशियन रहे, रामविलास पासवान, चिराग पासवान। तो जो समाज के अंतिम तबके पे खड़ा हुआ दलित है, जिसकी बात मांझी जी कर रहे हैं आजकल, वो उसका उत्थान नहीं हो पाता। सिंबॉलिक राजनीति वहां पर भी होने लगती है। जो बड़े पद पे जाते हैं तो वो जो अंतिम हाशिए पे खड़ा हुआ लोग है उसको भूल जाते हैं। देखिए एक चीज मैं बता दूं आपसे, परिवार का ध्यान रखना कतई बुरा नहीं है। परिवार का ध्यान रखे लोग, ये मैं मानता हूं, लेकिन परिवार ही सब कुछ है और सब कुछ परिवार को दे देना, ये बात ठीक नहीं मानता हूं मैं। और जो आपने प्रशंसा की चर्चा किया आपने कि साहब मांझी जी जो कुछ कर रहे हैं बात, तो मैं भी इस पक्ष में हूं कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण हो, अनुसूचित जाति का वर्गीकरण हो, इसमें कोई शक नहीं है। इससे वर्गीकरण हो, लेकिन वर्गीकरण हो तो उससे बाहर मांझी जी भी रहें और उससे बाहर संजय पासवान भी रहे। ऐसा नहीं कि साहब हमारी जाति जो है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो जिनका एक लेवल है वह तय करे गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट तय करे क्या क्या उसका पैरामीटर हो सकता है, क्या उसके मापदंड हो सकते हैं, वो तय करे और तय करके फिर बात हो। ये जस्टिस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटिव, जस्टिस का वितरण होना चाहिए। नहीं तो ये बात आपकी पार्टी खुल के कह दे तो अच्छा। सामाजिक न्याय पे ही ठहरना नहीं है, सामाजिक सरोकार पे भी जाना हम लोग को है। सामाजिक न्याय से आगे सामाजिक सरोकार है जी, और जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूट करना है जी, और तलाशना है कि साहब उनसे पीछे कौन है। ये स्कॉलर संजय पासवान का बयान है, या दलित चिंतक के रूप में संजय पासवान का बयान है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में संजय पासवान का बयान? स्कॉलर ने बड़ा नुकसान किया है देश समाज का, इसलिए मैं स्कॉलर कहना पसंद नहीं करता हूं। मैं दलित एक्टिविस्ट हूं, दलित पॉलिटिशियन हूं, इस नाते मैं कह रहा हूं। इसीलिए स्कॉलर, पार्टी की बात अलग है और आपकी बात अलग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी की बात अलग निश्चित तौर से है। जो कांग्रेस ने नहीं किया, हमारी पार्टी कर रही है, पार्टी का वोट भी मिल रहा हम लोग का है। मैं मतलब इस लाइन पे पार्टी बाद में हमारी बात सुनेगी, मानेगी, बात है, लेकिन पार्टी इस वक्त पे बिल्कुल तैयार है कि जो मैं कह रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जस्टिस होना चाहिए ढंग से। पार्टी भले खुल के न बोले, लेकिन पार्टी के जो आम लोग हैं, जो पार्टी का जो जहाँ पे विचारधारा जहाँ से आती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो इस बात को मानती है कि निश्चित तौर से जो है उसका वितरण जातियों में, विभिन्न जातियों में होना चाहिए। और जो जातियों में जो नीचे पीछे छूटा हुआ है उसको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। 15 में एक बयान मोहन भागवत का आया, आरक्षण को लेकर उलट पलट हो गई बिहार की सियासत। आरक्षण पर जो आरएसएस का स्टैंड है उससे
डॉक्टर संजय पासवान सहमत हैं अब तक के स्टैंड से, या लगता है कि हाँ ठीक है, जो बात आरएसएस कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? आरएसएस ने यह भी कहा है कि जब तक इस देश में भेदभाव है तब तक आरक्षण कायम रहेगा। उस समय जो 15 की बात आप कह रहे हैं, 15 में कई कारणों से चुनाव में हारे थे हम सब लोग, इसलिए, लेकिन आरएसएस का ये स्टैंड क्लियर कट है और बार बार हमारे मोहन भागवत जी ने कहा है कि जब तक इस देश में भेदभाव है, छुआछूत है, तब तक आरक्षण रहेगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसलिए उसमें आरक्षण पे बोलो टाइम टू टाइम रिविजिट करे, रिव्यू करे, इतनी बात है। वो बात हम भी कह रहे हैं कई वर्षों से, मतलब कि मैंने कहा कि नो मोर फोर 3 पीढ़ी आरक्षण ले लिया, चौथा पीढ़ी क्यों लगा आरक्षण? लेकिन आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन अभियान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन गरीबी का भी उन्मूलन तो हो ही रहा है ना। आज गैस एजेंसी मिल रही है हम लोग को उससे, आज हम लोग को उसमें ठेका पट्टा में हिस्सेदारी यूपी में दिया है। भले चिराग पासवान कह रहे, जो बात आप कह रहे हैं, यही सवाल चिराग पासवान से पूछा गया। वो कह रहे हैं कि अभी भी कई जगहों पर घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है, मूंछ रखने नहीं दिया जाता है, तो इसलिए ये इसमें मतलब आर्थिक आधार इसका ना बनाया जाए। मांझी से उलट बयान है। इस दोनों बयान में जो विरोधाभास है, कंट्राडिक्टरी है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बता दें आपसे एक चीज, घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जा रहा है या मुंह उखाड़ लिया जाता है, ये कुछ ओवर स्टेटमेंट है। ये अच्छा, चिराग पासवान का ओवर स्टेटमेंट, हम मानते हैं कुछ चीजों को ओवर स्टेटमेंट है, चाहे चिराग जी का हो चाहे मांझी जी का हो। देखिए, एक चीजों को बता दें आपसे, यह भी कह देना कि साहब जात पात नहीं है, ये ओवर स्टेटमेंट है। यह भी कह देना कि साहब जात पात बहुत है और चिराग जी भी फेस कर रहे हैं, ये भी ओवर स्टेटमेंट है। इन दोनों ओवर स्टेटमेंट से, इन दोनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट से लोगों को बचना चाहिए। लोग केवल अटेंशन सीख करने के लिए, ध्यानाकर्षण करने के लिए अपनी ओर, है ना, सबको गिला है कि हमें ही कम मिला है, सबको गिला है कि हमें ही कम मिला है, मगर जो ही मिला, जितना मिला, कितने को मिला है? सवाल इस बात, इसीलिए ओवर स्टेटमेंट से बचना चाहिए हम लोग को। चीजों को बहुत मिस्टिफाई करना, रहस्यमय कर देना, होता है ये, होता है ये, होता है, अरे ऐसी क्या बात है? इसलिए अब समाज में बता दें, समाज में वह वर्ग जिसपे इल्जाम है छुआछूत करने का, उस वर्ग में इतने प्रोग्रेसिव लोग हो गए हैं, वो खुद आगे आकर के घोड़ी चढ़ने का अलाउ करते हैं, समर्थन करते हैं। वो सब लोग वो खुद आकर के किसी के मुझ का सम्मान करते हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं ऐसे लोगों को। है समाज में अब वही स्थिति नहीं है जो 60s में था, 50s में था। समाज बदला है जी, उस बदलाव को हम लोग पॉजिटिव ढंग से देखना चाहिए। और हमारे संघ के लोग तो उसमें बिल्कुल सामाजिक समरसता के माध्यम से, आप देख ले, आप ईटिंग है, सिटिंग है, मीटिंग है, वीटिंग है, सब साथ में कर रहे हैं। केवल सीटिंग ईटिंग नहीं है, साथ में बैठिए, डिसीजन मेकिंग कीजिए। मंदिरों में भागीदारी हो रही है, मंदिरों के केवल प्रवेश थोड़ी है, मंदिर में प्रवेश एक इशू कभी हुआ करता था, अब ऐसा इशू देश में नहीं है। मैं दावे के साथ करता हूं, अगर आप गौर करेंगे, आप ऐसा इशू देश में नहीं है। अब तो मंदिर के ट्रस्ट में भागीदारी हो रही है। आपको लगता है कि दलित समाज का बीते 50-60 सालों में जो उत्थान होना चाहिए वो हो चुका है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं? होने चुका है, हो रहा है। और उस शेष समाज को, इस विशेष समाज के लिए इतनी बातें जो दलित राजनीति के भीतर से आ रही हैं, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे बार बार कह रहा हूं सर। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये ओवर रिएक्शन में दिया गया बयान, ओवर स्टेटमेंट है। हाँ, ओवर स्टेटमेंट है। इसलिए बहुत हमने कहा कि ओवर सिंप्लीफाई भी नहीं, अति सरल नहीं कर दीजिए आप कि जात पर खत्म हो गया, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है। तो वो ओवर सिंप्लीफिकेशन कौन कर रहा है, या पॉलिटिशियन कर रहा है? वो जो शेष समाज के लोग हैं, मैं शेष विशेष की बात करूं, हम लोग विशेष हैं क्योंकि संविधान ने बनाया हम लोग को है, तो हम लोग विशेष हैं। बाकी शेष समाज है। तो शेष समाज जो कहता है कि भाई खत्म हो गया जात पात, यह भी नहीं है। तो मतलब आप अति सरल है। सिंपल सा सवाल है, दलित राजनीति को जो तरजीह आपकी पार्टी ने दिया, पार्टी पर सवाल करते, भारतीय जनता पार्टी ने जब से सत्ता में आई, राज्य की सत्ता में या फिर देश की सत्ता में, दलित राजनीति को जो तरजीह मिली है, उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, देखिए, कांग्रेस दलित चीफ मिनिस्टर नहीं दिया अपने लंबे समय में, कांग्रेस ने अपने लंबे समय में, देखिए बहुत लंबा समय कोई रह जाएंगे, हम ही आप लंबा बात करेंगे अगर, तो बहुत सारे लैप्सेस हो जाएगा हम लोगों में, लोग उस पर फॉल्ट फाइंड नहीं करने लगेंगे। मतलब बहुत लंबे समय तक जो राज सत्ता में जो पार्टी रही है, उससे गलतियां हुई है निश्चित तौर से, और गलतियों के बाद जो पार्टी आई, बीजेपी आई, हम लोग लंबे समय से हम लोग हैं, 15 साल का हम लोग टर्म पूरा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत गुंजाइश है काम करने की। रहा अब दलित राष्ट्रपति बनेगा, उसके बाद आदिवासी राष्ट्रपति बने, तो सांकेतिक ही सही। नहीं, आदिवासी पॉलिटिक्स पे आ रहे हैं सर। आदिवासी पॉलिटिक्स पे गंभीर सवाल है, मैंने नोट किया हुआ है कि ओडिशा हो, छत्तीसगढ़ हो, भारतीय जनता पार्टी ने दिया
वो उस समुदाय से आने वाले लोग चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन इधर दलित राजनीति में वोट बैंक तो चाहिए 17-18%, लेकिन चीफ मिनिस्टर कोई नहीं हुआ। देखिए, बुनियादी फर्क बता दें आपसे। बुनियादी फर्क है, दो फर्क है आदिवासी और आदिवासी वनवासी दलित समाज में। आदिवासी जहां कहीं भी कंसंट्रेशन में है, कंसंट्रेशन में है। दलित जहां कहीं भी है वो मेन स्ट्रीम में है, मेनलैंड में है। उनको डिफरेंट कास्ट के साथ उनको जीना मरना है। आदिवासी जहां पर है उनका अपना साम्राज्य है, अपनी जमीन है, अपना जंगल है, अपने जानवर हैं, अपनी जानकारी उनकी है। आप गौर करेंगे, हम लोग को मिला है सामाजिक भेदभाव के कारण से, उनको मिला है भौगोलिक भेदभाव के कारण से। और दूर दराज जंगल में है, पहाड़ पे है, ठंडा में है, गर्म में है, इन कारणों से आरक्षण मिला है। इससे बुनियादी फर्क, उनका अपना राजा सिस्टम है, उनकी अपनी जमीन जगह है, उनका अपना रेवेन्यू सिस्टम, सब कुछ है उनका। तो मतलब यह है कि उनकी स्थिति से उनका स्थिति डिफरेंट है। हम लोग चूंकि मेनलैंड में हैं, डिफरेंट कास्ट ग्रुप के साथ हम लोग जीना मरना है हम लोग का वहाँ पे एक टॉर्चरिंग भी वहाँ पर होता है, एट्रोसिटीज भी वहाँ पर होता है, वो उससे फ्री हैं। आदिवासी को एट्रोसिटी से फ्री हैं वो सब लोग। इसीलिए देखिए हम लोग इक्वेट करते हैं SC ST इसलिए ये जो भौगोलिक कारण से जो उनका कंसंट्रेशन है, आप झारखंड में देखें, आप झारखंड में वहाँ पे लंघ्या संख्या लगभग 30% के आसपास फोन की है। तो 30% बड़ी आबादी है, लेकिन चेतना है सर। मैं एक सवाल इसमें जोड़ देता हूं, जैसे ही रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं, कार्यकाल पूरा करते हैं, सरकार चली जाती है भारतीय जनता पार्टी की, आ जाते हैं हेमंत सोरेन, वो राजनीतिक चेतना आप मानते हैं कि एसटी समुदाय में SC से ज्यादा है? बिल्कुल मैं सहमत इस बात से हूं। वह समाज कभी वह समाज शोषण का शिकार हुआ ही नहीं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब तक चीफ मिनिस्टर नहीं दिया। शोषण का शिकार नहीं हुआ, यह समाज शोषण का शिकार रहा है। तो एक रूलिंग जो होता है ना, एक जो रूल करने का जो एक टेंडेंसी, प्रवृत्ति होता है, बहुत बाद में आया। हम आज भी अपने ही मुद्दे पे दूसरे का मुंह देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है। आदिवासियों का अपना सब कुछ है, अपना सिस्टम है, और उनमें वह जो स्लेवरी का सेंस नहीं रहा है। हमारे नेताओं में स्लेवरी का सेंस। आप देखिएगा कि सबसे अधिक चापलूस नेता कहीं पैदा हुआ है दलित समाज से हुआ है। और ये कहा करते थे, किस पर तंज करते हैं? नहीं, मैं चापलूसी में कोई भी कहीं भी देख ले आप, हम लोग, मैं खुद मानता हूं, लोग आपके माध्यम से जानेंगे, मैं खुद मानता हूं कि हमने भी लगातार हम लोगों ने अपने सामाजिक मुद्दों को छोड़ करके, जातीय मुद्दों को छोड़ करके दलीय मुद्दा को ज्यादा तवज्जो दिया हम सब लोगों ने। और हम लोग को लोग कहते भी थे कि दल में दलित को, कि दलित में दल। तो मैंने कहा कि साहब, दल में दलित आवे, दल में दलित आवे तो दल भी दलित में जाए ना। अब सवाल इस बात का हो, जो आपने कहा सीएम की बात कहा आपने, भाई पार्टी संगठन में, आज बीजेपी के संगठन में भी आरक्षण दिया गया है, कितने लोग रहेंगे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को, कितने लोग रहेंगे। और जहां तक मिनिस्ट्री में भी आप देखा कि हमारे, जब हम मिनिस्टर थे उसमें 12 मंत्री थे शेड्यूल कास्ट के थे, हाईएस्ट। आज भी 10-12 लोग हैं। मतलब ये मैं कह रहा हूं कि ये जो हमने कहा, जो दल में दलित की दलित में दल, दोनों हो, रेसिप्रोकल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब दलित दल में आ जाए और दल दलित में नहीं जाए, तो नहीं चलेगा। अब सवाल है कि हम लोगों ने कहा, जैसे कि हमने कहा कि भाई अब दलित केवल कल्याण मंत्री क्यों बनेगा। जब मुझे मिनिस्टर बनाया जा रहा था, आप तो 3 मंत्रालय संभाल चुके हैं। जब मुझे बनाया था तो मुझे कहा गया, मुझे किसी ने पूछा कि भाई आप कौन मंत्री बनने वाले। हमने कहा मुनीलाल जी का लेबर मिनिस्ट्री था, वो खाली हुआ है, वही बनेंगे। वो सुन लिया बड़े नेता ने हमारे। तो पूछा गया हमसे, आप कौन बनना चाहते हो। हमने कहा जो रामविलास जी रखे हुए थे वो दीजिए हमको। संचार दिया गया हमको। मतलब मैं कह रहा हूं कि वो फिक्स होता है। आप देखें कल्याण मंत्रालय, अभी जो मोदी सरकार में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मांझी जी भी कई बार सवाल उठाते रहते हैं कि सब दिन जो हम कास्ट से आते हैं उसी का मंत्र, हमको ही बड़ा मंत्रालय मिलना चाहिए। बिहार सरकार में उनके बेटे मंत्री हैं, उनके मंत्रालय को भी जीतन राम मांझी ने कई बार आधार बनाकर सवाल पूछा। तो आप अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में मंत्री थे, और आज की मोदी कैबिनेट जो है, अब एनडीए की सरकार है देश में, गठबंधन के सहारे ये सरकार चल रही है। संतुष्ट हैं आप तब से ज्यादा या अब से ज्यादा? सीधा सवाल। देखिए बता दो, बाबू जगजीवन राम जी इस देश के कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम जी लेबर मिनिस्टर थे इस देश के, रेल मिनिस्टर थे जगजीवन राम जी। देखिए उस समय तक, उसके बाद रामविलास पासवान जी आए। रामविलास जी बीपी सिंह के मिनिस्ट्री में लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्टर थे, और लीडर ऑफ द हाउस थे। वो लीडर ऑफ द हाउस थे, लीडर के। ये बड़ी बात है। लेकिन उनके बाद से जो मिनिस्ट्री आई, आप देखेंगे कि बहुत अनइम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री दिया गया।
दलित समाज को। थोड़ा बहुत शिंदे जी को पावर मिनिस्ट्री दिया गया था। शिंदे जी कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन के लिए शायद वो गृह मंत्री बने थे। गृह मंत्री भी बने, कांग्रेस में दलित चेहरे हैं, सुशील कुमार शिंदे ने उनको बिल्कुल चीफ मिनिस्टर भी बनाया था। तो वो हुआ, लेकिन उसके बाद से लगातार जिस ढंग की ये हो रही है, मैं मानता हूं कि किसी में कहने में वो जो एक नैतिक बल होना चाहिए कि भाई हम क्यों नहीं वित्त मंत्री हो सकते हैं, हम क्यों नहीं शिक्षा मंत्री हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने वो प्रयोग किया, जैसे अभी आपने जिक्र किया? हाँ, ठीक आपने कहा, कांग्रेस ने प्रयोग किया। उन्होंने तो मतलब 1957 में डी संजीवैया को चीफ मिनिस्टर बना दिया। प्रयोग किया उसने, निश्चित तौर से। हमने संख्या बढ़ाया, भाजपा ने संख्या बढ़ाया, क्वांटिटी ऑफ मिनिस्टर्स बढ़ा, बट क्वालिटी ऑफ मिनिस्ट्री कांग्रेस टाइम में मिलता था हम लोगों को। इसलिए ये सब फर्क समझना चाहिए। अब देखिए, एस्पायरेशन का लेवल जो है ना, जो आकांक्षा का स्तर है, वो हर समाज में बढ़ रहा है ना, हर वर्ग में बढ़ रहा है, नौजवान में बढ़ रहा है, महिलाओं में बढ़ रहा है, जातियों में बढ़ रहा है एस्पायरेशंस का। तो उस एस्पायरेशंस को मीट तो करना होगा। जो आकांक्षाएं का लेवल है, अब डिस्ट्रिक्ट हो गए एस्पायरेशनल। आजकल देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट को बनाया जा रहा है एस्पायरेशनल की, हम भी अच्छा करेंगे और डिस्ट्रिक्ट हमारा आगे बढ़ेगा। उसी ढंग से कम्युनिटीज में भी एस्पायरेशंस का है। आप देखिए, मुस्लिम समाज पसमानदा ग्रुप एक उठ गया है, जो इमर्ज कर रहा है, कहता है कि हमें भी दो माइनॉरिटी कमीशन में, हमें भी दो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। ये बड़ी बात है। इसलिए तमाम चीजों में जिस ढंग से लोगों की अपेक्षाएं जग रही है, और नीड्स जो है लोगों का, नीड्स केवल वो होता है ना कि रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उसके आगे का नीड्स भी है। प्रतिनिधित्व का हमारे काम के अनुकूल, गुण के अनुकूल मिले हमको। आपने प्रतिनिधित्व का बात किया, प्रशांत किशोर ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, आपने उनको बधाई भी दी। तो ये सिंबॉलिक है, चाहते तो प्रशांत किशोर ये भी ऐलान कर सकते थे। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर का ये ऐलान करना चाहिए, भाई हमारी सरकार आएगी तो दलित चीफ मिनिस्टर होगा? देखिए, यह भी कहीं ना कहीं जो है ना, आप जैसे पत्रकार लोग जो हैं, हमारे लोगों को कहीं ना कहीं आप जो है सो उसको पैम्पर कर रहे हैं। अरे उस व्यक्ति ने बनाया, इस भीड़ भाड़ में उस व्यक्ति ने अपने कार्यकारी पे अक्सर ये आरोप लगता है कि रबर स्टाम्प होते हैं। अध्यक्ष बनाया, कार्यकारी ही सही नहीं, पहला कार्यकारी अध्यक्ष हुआ। ये बड़ी बात है। ये जिसने पार्टी अनाउंस किया, उस व्यक्ति ने उसी दिन किसी को कार्यकारी कहें या पूर्णकालिक कहें, अध्यक्ष बनाया है, चुन करके कहा भी उसने कि ये केवल दलित ही नहीं है, दलित सेकेंडरी है, प्राइमरी है, कि ये IITian है, नेतरहाट के प्रोडक्ट हैं, IFS अधिकारी रहे हैं और दलित भी हैं। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। नहीं तो हम लोग को यहाँ लोग कहता है कि साहब दलित है, संजय जी खड़े हैं हमारे बगल में, हमारी हिस्ट्री में दलित भी है, मगर उसने कहा कि ये काबिल आदमी है। कोई नहीं कहता कि प्रोफेसर संजय पासवान है, इन्होंने इतना किताब लिखा है। तो ये मैं कह रहा हूँ, आपने कहा अच्छी बात है। हमारे जो कलीग्स है पॉलिटिक्स में, वो भी नहीं, चाहे जिस किसी पार्टी के लोग हों, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये बात कहना, इसीलिए जो एस्पायरेशंस का जो लेवल है, वह उस लेवल पे कहीं ना कहीं पार्टियों को नीचे उतरना होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं पैम्पर नहीं कर रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं कि ग्रासरूट लेवल पे आपको आना पड़ेगा ना। इसलिए उन्होंने बनाया अध्यक्ष, कम से कम अध्यक्ष बनाया, इसलिए मैं मानता हूं कि आगे हुआ मुख्यमंत्री ही बनाएंगे वो लोगों को, इस समाज के लोगों को या अति पिछड़ा समाज के लोगों को ये बनाएंगे। जो हम मानते हैं कि अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, महिला समाज और पसमानदा समाज, ये चारों एक कैटेगरी में है, चारों को देखोइया कोई नहीं है। इसलिए इन चारों में से निश्चित तौर से तवज्जो देंगे, तरजीह देंगे अपनी पार्टी में प्रशांत किशोर जी या अन्य पार्टियां भी, वही पार्टी आगे बढ़ेगी। किस में ज्यादा पोटेंशियल देखते हैं? जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, आप कई सारे बड़े दलित चेहरे हैं बिहार में, भविष्य 2025 में किसका बेहतर देखते हैं? देखिए, दलित फेसेस में क्या है कि आप किस पार्टी में है, वह स्थिति किस पार्टी में कौन है, आप देख ले। आप तो वह बीजेपी में जितने दलित फेसेस हैं, एक से एक दलित फेसेस है बीजेपी में, आप देख ले, गौर करें आप, तो उसमें कहीं, इसलिए बीजेपी एक पार्टी भी है जो कहे, अगर हिम्मत करे तो वह पार्टी सक्षम है, बड़ी पार्टी है। आरजेडी सक्षम है, जदयू सक्षम है, बाकी पार्टी में दम नहीं, बेचारे में है। हाँ, दम नहीं है, बाकी सब सहारे खड़े हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि ये तीन पार्टी अगर तय कर ले, जदयू है, कांग्रेस की भी वहां पर दम नहीं है, तो बीजेपी, जदयू और आरजेडी के लोग, मैं तीनों पार्टी से अपील करूंगा, इन तीनों पार्टी में कोई अनाउंस करे कि दलित को सीएम बनाएंगे। यही बात तो मैं आपसे तब से पूछ रहा हूं। तो निश्चित तौर से ये तीनों पार्टी अगर हिम्मत करे तो इन तीनों पार्टी कहना महत्वपूर्ण है। इसलिए जो अभी पार्टी अपने आप लेके खड़े हुए हैं, चाहे कोई भी हो, उनका कोई मतलब बतौर दलित एक्टिविस्ट, अगर आपने जैसे प्रशांत का आपने जिक्र किया, आगे चल करके अगर प्रशांत इस तरह का ऐलान भी करते हैं, तो संजय पासवान क्या प्रशांत किशोर का साथ देने के लिए तैयार हैं? देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं निश्चित तौर से
जब से मेरा बेटा इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय पॉलिटिक्स में आया, बीजेपी में आया है, तब से मैंने अपने आप को समेटना शुरू कर दिया है। हम इस पक्ष के बिल्कुल नहीं है कि बाप बेटा दोनों साथ साथ राजनीति करे, एक जनरेशन बाकी लोग कर रहे होंगे, बाकी लोग करें, हमको उन पे कुछ कमेंट नहीं करना है। लेकिन मैंने इन प्रिंसिपल तय किया कि मैं बाप बेटा दोनों साथ साथ राजनीति नहीं करेंगे। ये बड़ी बात। ईश्वर करे बेटा को हमारा भी हिस्से का भाग लग जाए, उसको मैं चाहूंगा। उस मामले में बिल्कुल पुत्रवादी हूं मैं। हाँ, नहीं होना चाहिए, हर पिता की ख्वाहिश हाँ, होती उस मामले में पुत्रवादी हूं। लेकिन मैंने अपने आप को पावर पॉलिटिक्स से बाहर कर लिया। हाँ, पार्टी पॉलिटिक्स से मेरी रुचि थी, है और आजीवन रहेगी। मतलब भैया आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं। पार्टी पावर पॉलिटिक्स नहीं। हाँ। कोई चुनाव नाम नहीं लड़ना है। अब चुनाव नहीं लड़ना, कोई चुनाव नहीं लड़ना है। हाँ, इसलिए मैं जिस दिन ये तय कर लिया, मेरा इतना नैतिक बल मेरा बढ़ गया। उस नैतिक बल के कारण मैं कुछ ऐसी बात भी कह दे रहा हूं जिससे मेरी पार्टी को थोड़ा बड़ा अटपटा लग सकता है। लेकिन अटपट ज्ञान कबीर के, झटपट लखा ना जाए, और जो झटपट लाखन लगे सब खटपट दूर हो जाए। कबीर को मानने वाले हम लोग हैं, अटपट तो होता ही है ये स्थिति। इसलिए कुल मिलाकर के स्थितियां जो है। बिहार पे लौटते हैं सर। लालू प्रसाद यादव का कार्यकाल आपने देखा, नीतीश कुमार का कार्यकाल देखा। इन दोनों के कार्यकाल में, तो और दलित एक्टिविस्ट ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, किसके कार्यकाल को आप, किनके कार्यकाल को बेहतर मानते हैं? दलित उत्थान को संदर्भ में रखते हुए बयान दीजिए। देखिए, निश्चित तौर से लालू यादव ने, सब मानते हैं कि लालू यादव ने भले स्वर्ग नहीं दिया है, लेकिन स्वर दिया उसने। स्वर दिया, यस। वो वंचित समाज को स्वर दिया उस आदमी ने। आरजेडी से मोह भंग क्यों हो गया? चाहे जातियां हो, चाहे वो स्त्री हो, अति पिछड़ा हो, एक स्वर दिया। और निश्चित तौर से 90 से 95 का फेज वह था। उस फेज में हम लोग भी एक्टिव पॉलिटिक्स बीजेपी में थे, हम सब लोग। तो रहा एक फेज। हाँ, ये एक फेज था जिसमें उसने स्वर दिया। और निश्चित तौर से मैं भी आरजेडी में गया था। यही तो पूछ रहा हूं कि हाँ, मोह भंग कैसे हो? मैं भी आरजेडी में गया था। मैं भी बड़ा इससे, जब थोड़ी परेशानी मुझे हो गई पार्टी में, कुछ लोगों ने मुझे इग्नोर किया, कुछ लोगों ने मुझे इंसल्ट किया। किस में इग्नोर किया? इंसल्ट किया बीजेपी में, कुछ भारतीय जनता पार्टी में आप? हाँ, तब मैं वहां गया, लेकिन देखा उस समय तक उनका नाम लेना चाहेंगे आप? गिरावट हो चुका। नहीं, गिरावट हो चुका था। तो गिरावट हुआ था उन दिनों। फिर लौट के मैं आ गया बीजेपी में। मैं बीजेपी में लौट के आया। कुल मिलाकर के स्थिति है कि मैं गया था कि साहब वहाँ वही बात होगी, स्वर की बात होगी, न्याय की बात होगी। लेकिन देखा साहब वहाँ मामला परिवार तक ही सिमटा हुआ, उससे आगे बढ़ नहीं रहे। तो मैं फिर वापस। दूसरा, मैं मानता हूँ कि सुशासन जो है, गुड गवर्नेंस जो है, नीतीश बाबू का है, इसमें कोई शक नहीं है। गुड गवर्नेंस, आज जो रोड्स देख रहे हैं या पुल पुलिया देख रहे हैं आप, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस का देख रहे हैं आप, चाहे चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी हो, चंगुता मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो, अभी गांधी टावर बनाया उन्होंने, 2 तारीख को सबमिट किया है। ये इंस्टीट्यूशंस का, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशंस में इनका जवाब नहीं है। ये अलग बात है कि अपने नेताओं की बात कम सुनते हैं, ये अलग बात है कि अधिकारी पर अधिक भरोसा उनका है, ये अलग बात है। लेकिन ये स्थितियां हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में उनका जवाब नहीं है। आपने अधिकारी की बात की, इसीलिए सवाल, चूंकि लंबी बातचीत हो रही है आपसे, जो अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी के संबंध को आप कैसे देखते हैं? चूंकि आप प्रशांत किशोर की तारीफ भी करते हैं, उनकी पार्टी में ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज्यादा हैं, और आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी का हावी होना डेमोक्रेसी के लिए सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अगर लालू यादव के टाइम में जंगल राज था, तभी अभी हम लोग के टाइम में अधिकारी राज अभी है। मंत्री जी का भी कोई रोल नहीं है। मंत्री बेचारे भी हैं, उनका मंत्रालय अधिकारी सभी चला रहे हैं अभी भी। ये स्थिति है बिहार में, तो ये चिंता की बात है। ये बात आपने प्रशांत किशोर से कही है क्या? नहीं, प्रशांत जी से क्यों कहेंगे हम? नहीं, मतलब चूंकि बहुत सारे लोग ना, आपके इंटरव्यू को चलाऊंगा तो उसमें बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी को लेकर कि प्रशांत किशोर की पार्टी में ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा आ रहे हैं, जो जिनका अच्छा खासा कार्यकाल रहा, 20-22 साल तक उन्होंने सर्विस, देश की सेवा की, राज्य की सेवा की, वो जब इस तरफ आ रहे हैं तो वो ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी का जो महीन फर्क है ना, उसको वो लोग समझना चाहते हैं। और जो बात अभी आप कह रहे हैं उससे जुड़, बता दो आपसे, ब्यूरोक्रेसी जो एग्जिस्ट है अभी, जो अधिकारी, जो सचिव सचिवालय चला रहे हैं, जो मंत्री के जो स्टाफ मंत्रालय चला रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेसी है। जो कोई रिटायर हो गया, कोई छोड़ के आ रहा है और डेमोक्रेटिक पार्टी में आ रहा है, तो वो अगर अपने को नहीं सुधारेगा, अगर वह मान लिया अध्यक्ष बनाया उन्होंने, एक IAS अधिकारी को बनाया उन्होंने, या फिर और भी जगह आप देखा कि एक IAS अधिकारी जदयू को चला रहे थे, देखा RCP सिन्हा वगैरह थे,
तो बहुत दिन लंबा नहीं चलता है। अगर वही ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड रखेंगे अगर डेमोक्रेसी में आकर के भी, बहुत लंबा नहीं चलेगा, उनका खत्म हो जाएगा। कि पॉलिटिक्स में क्या है कि पॉलिटिक्स का इट्स ए कंस्टेंट प्रोसेस है डेमोक्रेटाइजिंग का। वो नहीं आएंगे, अपना तौर तरीका नहीं बदलेंगे तो फेंका जाएंगे वह। लेकिन जब तक 35 साल की नौकरी उनकी है, जो भी राजपाट कर रहे हैं, चला रहे हैं बिहार में, तो 35 साल की नौकरी है बिफोर रिटायरमेंट, वहां तो बल्कि आफ्टर रिटायरमेंट भी ऐसे दर्जनों अधिकारी हैं जो बीपीएससी के, मानवाधिकार आयोग के, सूचना आयोग के मेंबर बने हुए हैं। मतलब ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी उनका जो अधिकारी वाला तत्व है, जो अधिकारी अहंकार है, नहीं जा रहा है। अब बिना पद के रह नहीं सकते हैं लोग, और हमारे लोग दे रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री महोदय दे रहे हैं उसको है। आपके जवाब से कई सारे सवाल आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा भी। राहुल गांधी लगातार पूरे देश में उन्होंने 2 यात्राएं की, भारत जोड़ो यात्रा और उसका पार्ट 2 भी न्याय यात्रा। उनमें किस तरह की संभावना आप देखते हैं, और जिस तरह से दलितों को लेकर उन्होंने बात की, ओबीसीज को लेकर के बात की, कुल मिलाकर के आरक्षण की बात की, कास्ट सेंसस की बात की, उनके अप्रोच को आप कैसे देखते हैं? ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और जो कि प्रतिनिधित्व की बात वो भी कर रहे हैं कि भाई पहले 100 में से 95 अधिकारी कौन चला रहे थे, उनको देखिए 5 उनका रिप्रेजेंटेशन है। ये सब बात राहुल गांधी ऐसे समय में कर रहे हैं, उनके स्टैंड को आप कैसे देखें? देखिए क्यों तरफ से राहुल गांधी में सुधार हो रहा है, उनके बोलने में सुधार हो रहा है, उनके बॉडी लैंग्वेज में सुधार हो रहा है, उनके एटीट्यूड में सुधार हो रहा है, उनके दृष्टि में सुधार हो रहा है। ये देश के लिए अच्छी बात है, उनकी पार्टी के लिए अच्छी बात है कि एक दूसरी बड़ी पार्टी जो इस देश में कांग्रेस पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी, हाँ, और पुरानी पार्टी है, कहते हैं जीओपी है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, तो उसका जो सर्वमान्य नेता है, उस नेता का में लगातार सुधार जारी है। मैं नहीं मानता हूं कि ये सुधार ही काफी है। उनको ऐसे सुधारवादी अपने साथ और भी टीम खड़े करने होंगे। उस मामले में भाजपा अभी बहुत धनी है, भाजपा में सुधारवादी भी हैं और उनका टीम भी है, और पीछे बड़ा एक थिंक टैंक भी है। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि साहब एक थिंक टैंक भी उनके साथ में हो, ये कामना, क्योंकि थिंकर्स का एक सपोर्ट होना, फिलोसफर का सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है। उसकी कमी है राहुल गांधी की, कमी लग रही है मुझे उस मामले में। हम बीजेपी के लोग ज्यादा धनी मानी अभी है। हमारे पास थिंक टैंक एक से एक है, हमारे पास थिंकर्स हैं, एवं बोल हमारे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक विचार परिवार है जो किसी दुविधा स्थिति में हम लोग को मदद करते हैं वो सब लोग। इसलिए हम लोग उस मामले में बहुत धनी हैं। उनका राजीव गांधी फाउंडेशन इनफ नहीं है। ठीक है। अब 2-3 सवाल चूंकि महत्वपूर्ण है, कास्ट सेंसस को लेकर बार बार इस देश में सवाल उठ रहा है, और कहीं ना कहीं राज्यों के जो भी चुनाव हुए हैं उसमें ये एक बड़ा तत्व रहा है। डॉक्टर संजय पासवान क्या मानते हैं, कास्ट सेंसस होना चाहिए? और क्रीमी लेयर पर एक लाइन में आपका स्टैंड क्या है? इस देश में जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समर्थ है। हम ये मानते हैं कि जाति की गणना के मैं खिलाफ रहा हूं, शुरू से मैं रहा हूं। गरीबी की गणना हो, मगर आज इस ढंग से बात हो रही है, जाति की गणना के खिलाफ रहे हैं, गरीबी की गणना, यस, गरीबों की गणना हो, होनी चाहिए किनकी। लेकिन लोग ये मानते हैं कि जाति और गरीब जो है दोनों जुड़ा हुआ है। अगर और अभी इधर बात हुई कि साहब जातियों का वर्गीकरण हो, तो मैं इससे समर्थन कर रहा हूं कि अब इस बात का हो जाए किस जाति को क्या मिला है, एक श्वेत पत्र निकले कि क्या मिला, एससी के किसको मिला, एसटी में किसको मिला है, ओबीसी में किसको मिला है। ये एक श्वेत पत्र गवर्नमेंट को जारी करना चाहिए ऑफिशियली, है ना, एक व्हाइट पेपर निकलना चाहिए किन जातियों को क्या मिला है। वह एक गणना से ही होगा। इसलिए अब मैं इस बात का हूं कि गरीबी गणना नहीं हो रही है, तो इस माध्यम से गरीबों का ये होना है, समृद्धि बांटनी सब में है। विपक्ष ये कह रहा है कि मतलब पहले हम ये तो समझ लें कि आबादी किसकी कितनी है, उस हिसाब से। बिल्कुल। और क्या है उनके पास में, और उनके पास में क्या है, केवल आबादी ही नहीं, जो फुल फ्लेज बने, कोई सेंसस का रिपोर्ट बने, या उसका कोई क्वेश्चनर बने, या कोई शेड्यूल बनेगा उसका, तो ठोस बने, ढंग से बने। उसके लिए पूरी टीम जो अच्छे जो शोध करके बनाया जाए। इसलिए मैं इस पक्ष का हूं, एक लाइन में कह रहा हूं कि जाति की गणना अब होनी चाहिए ताकि गरीबी की गणना भी हो सके उससे। दूसरा आपने कहा कि साहब वर्गीकरण की बात आपने कहा, ये कहा, मैं जातियों के वर्गीकरण के पक्ष में हूं, मैं पक्ष में हूं। हाँ, उसका लेवल हो, लेवल उसका जाति को ना बनाया जाए, परिवार को या व्यक्ति को बनाया जाए, उसका आधार आर्थिक हो, आर्थिक आधार हो, लेकिन परिवार जाति को न बना करके। देखिए क्या है, जाति को आधार न, हम बैकवर्ड्स की तरह नहीं है। बैकवर्ड्स को लैंडेड क्लास है वह। ओबीसी इस देश में जो है वो लैंडेड, उसके पास जमीन है, उसके पास अपना स्किल है, कौशल उसके पास में है, जो नहीं है हम लोगों को
इस चीज को नहीं है। इसलिए हमारा जो बंटवारा हो उस ढंग से ना हो कि सब बैकवर्ड का बंटवारा हो। इसलिए हम में जो बढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि जितना मांझी हो या संजय पासवान हो, हम दोनों बाहर हो जाएं, कबूल हमें है। जाति को बाहर नहीं करना चाहिए, जाति को बाहर नहीं करना चाहिए, नहीं तो शनिचर पासवान क्या होगा, छूट जाएगा वो, छूट जाएगा। हाँ। और जो उनके यहाँ अभिषेक मांझी हैं वो रह जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि नाम से आप देखिए, शनिचरा नाम किसका होता है? हर गरीब का जन्मा हुआ शनिचर को गया पूछने पंडित से पंडित नाम कोई दीजिए, कहा शनिचरा नाम धर शनिचर को पैदा हुआ है। मतलब मैं कह रहा हूं कि इस ढंग से जो जाति को आधार नहीं बना करके उस व्यक्ति या परिवार को आधार बनाया जाए, जो संपन्न है उनको बाहर रखा मतलब जाए। श्वेत पत्र की जो बात आप कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं। अब आते हैं बिहार पे, 2-3 छोटे सवाल हैं, लेकिन सवाल जरूर छोटे हैं, उसका आधार बहुत बड़ा है। 2025 में नीतीश कुमार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को कितने खुले मन से स्वीकार? हमारे नेता लगातार कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि सब नीतीश हमारे नेता है, लगातार कह रहे हैं। मैं तो आज से 7-8 साल पहले से कहता रहा हूं कि नीतीश जी आइए, पुनः रेल मंत्री बन जाइए आप केंद्र में आप बुला रहे हैं। हाँ, हम तो लगातार कर रहे हैं। मैं 7-8 साल से मैं कर रहा हूँ लगातार। तो मुझे पार्टी के लोगों ने डांटा ही मुझे। बहुत लोग हैं, उन्हीं की पार्टी में बहुत लोग हैं, उन्हीं की पार्टी में बहुत लोग हैं, हमारी पार्टी में बहुत लोग हैं। अब नाम करके मैं दुश्मनी नहीं बोल लूंगा, इसीलिए उनके पार्टी में 10 दर्जन लोग हैं, हमारे पार्टी में 2 दर्जन लोग होंगे। ऐसे इस बार सलाह देंगे उनको कि आ जाइए 25 में केंद्र। मैं इस बात के लिए बदनाम रहा हूं, मुझे बीजेपी के लोग डांटा, मुझे क्या बोल रहा है तू। हमने कहा कि उनका क्षमता है, हो गया यहाँ पर, क्योंकि उनके चेहरे से अब जो है उनके चेहरे से उनका थकावट उनको भी झलक रहा है, और बिहार की जनता को भी लग रहा है कि साहब अब वो मेंटोर की भूमिका, हाँ। इसलिए आप उनको केंद्र जाने की सलाह दे रहे हैं। मैं पहले भी 2-3 चेहरे, तेजस्वी यादव कैसे नेता लगते हैं, एक लाइन में? तेजस्वी यादव, मैं बता दूं आपसे कि लालू यादव की पॉलिटिक्स को तेजस्वी ने थाम लिया। जो उनका, इसलिए मैं मानता हूं तेजस्वी की ताकत अभी इतनी है कि आराम से वो राजनीति में रहेगा तो 2-4 MP और 15-20 MLA की औकात उसकी रहेगी। उसकी चिराग पासवान अगर उसको बीजेपी का समर्थन ना मिले तो 1 MLA नहीं जीत पाएगा वो। कन्हैया कुमार तो बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी में है, अच्छा वक्ता है निस्संदेह से, क्राउड पुलर है वह आदमी, कांग्रेस को उसको आगे बढ़ाना चाहिए। पप्पू यादव को मैं मानता हूं कि वह एक क्राउड पुलर तो नहीं, लेकिन बिल्कुल दबंग एक पॉलिटिशियन का जो स्वरूप है, दबंग पॉलिटिशियन स्वरूप है। तो दबंग पॉलिटिशियन 1-2 जगह कारगर हो सकते हैं, पूरे बिहार के लिए कारगर। मुकेश सहनी को जाति का प्रभाव है, जाति में उसकी पकड़ है, और उस जाति में कोई पहला बार व्यक्ति हुआ जिसने उस जाति को थोड़ा दिखाया है, मतलब कि जो कहते हैं ना कि रंग दिखाया है पॉलिटिक्स का, तो लोगों को रुचि बढ़ी है। लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद इन तमाम लोगों का बाजार खत्म होने वाला है। 10 साल बाद प्रशांत किशोर को कहां देख रहे हैं? आखिरी सवाल। दिल्ली में मतलब दिल्ली के देश की राजनीति करता दिखाई पड़ेगा। बिहार में उनकी पार्टी की स्थिति, देश की राजनीति करता दिखाई पड़ेगा, और बिहार में निश्चित तौर से चल पड़ा है वो। डॉक्टर संजय पासवान जी, आप बिहार तक स्टूडियो आए, तमाम सवालों का आपने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।